तो इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। वो ये कि कैसे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने, हाँ आपने सही सुना, आर्थिक नीतियों ने विद्रोह की उस चिंगारी को जन्म दिया जो पूरे 100 सालों तक सुलगती रही। अक्सर हम आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखते हैं ना, लेकिन मूल ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस पूरे संघर्ष की असल जड़ें हमारे किसानों के भयंकर आर्थिक शोषण में गहराई तक धसी हुई थीं। आज की इस चर्चा में हम इस पूरी यात्रा को बारीकी से समझेंगे। शुरुआत करेंगे ब्रिटिश कराधान की उन दमनकारी नीतियों से, फिर 1857 के प्रथम संग्राम, चंपारण सत्याग्रह और असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलनों से होते हुए अंत में हम अंग्रेजों को भारत छोड़ने के उस अंतिम विजयी आवाहन तक पहुंचेंगे, एकदम सिलसिलेवार तरीके से। तो भाग 1, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां और उनका आर्थिक बोझ। देखिए, आज़ादी के इस लंबे संघर्ष को अगर सच में समझना है तो हमें सबसे पहले उस व्यवस्थित आर्थिक शोषण को समझना होगा जिसने इस पूरे आंदोलन की नींव रखी थी। भारतीय किसानों की उस पीड़ा को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हमारे आज के विश्लेषण के अलग अलग कालखंडों को दिखाती है। 1793 से लेकर 1820 के दशक तक जो बेहद कठोर आर्थिक नीतियां थोपी गईं, उन्होंने कैसे दशकों बाद एक व्यापक और संगठित प्रतिरोध का मंच तैयार किया, ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। मतलब विद्रोह के बीज बहुत पहले ही बो दिए गए थे। चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। साल 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया। आसान भाषा में कहें तो इस नीति ने जमींदारों को ही जमीन का मालिक बना दिया और अंग्रेजों का राजस्व फिक्स कर दिया। अब अंग्रेजों को तो एक वफादार जमींदार वर्ग मिल गया, लेकिन बेचारे किसान, इस फिक्स टैक्स को चुकाने के चक्कर में किसानों का जो भयंकर शोषण हुआ उसकी तो कोई हद ही नहीं थी। हालत ये हो गई कि वो अपनी ही जमीन पर सिर्फ एक मजदूर बनकर रह गए। अब जरा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। 1820 के दशक में मद्रास और बंबई के इलाकों में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। इसमें जमींदारों को बीच से हटा दिया गया और सीधे किसान यानी रैयत से टैक्स वसूला जाने लगा। सुनने में शायद बेहतर लगे कि चलो बिचौले खत्म हो गए, पर असलियत एकदम उल्टी थी। टैक्स की दरें इतनी ज्यादा थीं कि चाहे बाढ़ आए या सूखा पड़े, टैक्स तो चुकाना ही पड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर गरीबी फैल गई और किसान भारी कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसते चले गए। इसके तुरंत बाद 1822 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब में महलवारी व्यवस्था आ गई। अब यहां अंग्रेजों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने पूरे गांव यानी महाल को एक इकाई मानकर टैक्स लगा दिया और वसूली की जिम्मेदारी दे दी गांव के मुखिया को। लेकिन अफसोस, यहां भी वही कहानी। मुखिया के भारी भ्रष्टाचार और अंग्रेजों की कठोर नीतियों ने खेती किसानी के संकट को और गहरा कर दिया। अगर लगान नहीं चुकाया तो किसानों की जमीनें बेरहमी से छीन ली जाती थीं। अब यहां इस तुलना को देखिए। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि सिस्टम चाहे कोई भी रहा हो, चाहे टैक्स जमींदार वसूलें, सीधे ब्रिटिश सरकार वसूलें या फिर गांव का मुखिया, इन तीनों व्यवस्थाओं का गणित सिर्फ एक ही था: भारत की संपत्ति को पूरी तरह से निचोड़ लेना। इन नीतियों ने हमारे उस कृषि प्रधान देश की रीढ़ ही तोड़कर रख दी जो कभी दुनिया भर में अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। अब आते हैं भाग 2 पर, 1857 का प्रथम संग्राम। जरा सोचिए, दशकों की ये भयानक आर्थिक बर्बादी जब अन्य स्थानीय शिकायतों के साथ मिली तो उसने एक ऐसा ज्वालामुखी तैयार कर दिया जिसे एक न एक दिन तो फटना ही था। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये एक बहुत बड़े, हालांकि थोड़े असंगठित विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। यहां सबसे अहम बात यह है कि 1857 का विद्रोह रातों रात या किसी एक कारण से नहीं हुआ था। हमारे सामने मौजूद ऐतिहासिक नोट्स साफ बताते हैं कि कैसे राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक मुद्दों ने आग में घी का काम किया। वो कुख्यात एनफील्ड राइफल के कारतूस, उन्होंने तो बस एक तात्कालिक चिंगारी का काम किया। असल में जनता तो पहले से ही भारी टैक्स और रियासतों को हड़पने की नीतियों के भारी बोझ तले दम तोड़ रही थी। और ये शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ ये विद्रोह आग की तरह तेजी से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी जैसे प्रमुख केंद्रों तक फैल गया। बहादुर शाह जफर, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। इस स्वतःस्फूर्त आंदोलन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ों को ऐसा हिलाया कि उन्हें पहली बार भारतीयों की असली ताकत का एहसास हो गया। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, चंपारण सत्याग्रह का उदय। देखिए,
1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर क्रूरता से दबा दिया। इसका मुख्य कारण था केंद्रीय संगठन और आधुनिक हथियारों की कमी। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इस स्वतंत्रता संग्राम ने एक बहुत ही रणनीतिक और अहिंसक आजादी की लड़ाई का रूप ले लिया। साल 1917 भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल के बार बार आग्रह करने पर महात्मा गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे। भारत में ये उनका पहला सत्याग्रह था और सच कहूं तो इसने आज़ादी के पूरे आंदोलन की दिशा ही पलट कर रख दी। यहीं से जन आंदोलन का एक ऐसा नया रूप दुनिया के सामने आया जो पूरी तरह से सत्य और अहिंसा के शांत लेकिन अटल संकल्प पर टिका था। अब चंपारण में असली समस्या क्या थी? वो थी तिनकठिया प्रथा। ये उसी आर्थिक शोषण का एक स्थानीय रूप था जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी। सोचिए, किसानों को अपनी ही जमीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, और वो भी कौड़ियों के भाव। गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने चुपचाप किसानों के बयान दर्ज किए, शांतिपूर्ण विरोध किया और आखिरकार ब्रिटिश सरकार को इस अन्यायपूर्ण प्रथा को खत्म करने के लिए झुकना ही पड़ा। अब बात करते हैं भाग 4 की, असहयोग और सविनय अवज्ञा, यानी आंदोलन का राष्ट्रीय विस्तार। चंपारण की उस जबरदस्त कामयाबी ने एक बात तो साबित कर दी थी, संगठित अहिंसा सच में काम करती है। और बस इसी भरोसे ने देशव्यापी प्रतिरोध के नए और बड़े चरणों की नींव रख दी। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। स्रोतों में लिखी इस रणनीतिक बढ़ोतरी को देखना सच में हैरान करता है। शुरुआत होती है स्थानीय शिकायतों को उठाने से, फिर बात पहुंचती है पूरे देश में अंग्रेजों के बहिष्कार तक, और आखिर में ये बदल जाता है अन्यायपूर्ण कानूनों को जानबूझकर तोड़ने के एक बेहद साहसिक कदम में। मतलब ये एक बहुत ही सोची समझी और अचूक रणनीति थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड और उस क्रूर रॉलेट एक्ट जैसी त्रासदियों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और इसी के बाद 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इसमें किसान, छात्र, महिलाएं और मजदूर सब एकजुट हो गए। उन्होंने ब्रिटिश उपाधियों, सरकारी स्कूलों, अदालतों और विदेशी चीजों का पूरी तरह से बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों की तो बाकायदा होली जलाई गई और पूरे उत्साह के साथ स्वदेशी को अपनाया गया। ठीक 1 दशक बाद जब अंग्रेज अपनी जिद पर अड़े रहे तो 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज हुआ। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की और समुद्र के पानी से नमक बनाकर उस अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़ दिया जो आम जनता की जेब पर एक बहुत बड़ा डाका था। इस एक छोटे से कदम ने ब्रिटिश सरकार को इतना बेबस कर दिया कि उन्हें गांधी-इरविन समझौते के लिए बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा। इस विश्लेषण में इन दोनों बड़े आंदोलनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, असहयोग आंदोलन का मुख्य मकसद था ब्रिटिश प्रशासन से अपना समर्थन वापस लेना, यानी सीधे तौर पर उनका बहिष्कार करना। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये ब्रिटिश कानूनी अधिकार को सीधी और सक्रिय चुनौती देने के बारे में था, यानी उनके बनाए कानूनों को शांतिपूर्वक लेकिन जानबूझकर तोड़ना, एकदम सीधी टक्कर। और अब हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी आखिरी प्रहार। द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते तक भारतीय जनता के सब्र का प्याला पूरी तरह से छलक चुका था। अब वो वक्त आ गया था जब ब्रिटिश शासन को एक निर्णायक, एक आखिरी जवाब दिया जाना था। क्रिप्स मिशन पूरी तरह फेल हो चुका था और दूसरे विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे धकेल दिया गया था। इस भारी गुस्से के बीच 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। अब लक्ष्य थोड़ी बहुत रियायतें मांगना नहीं था, अब बात थी भारत को अंग्रेजों के चंगुल से पूरी तरह आजाद कराने की। ये अब सच में एक आर पार की लड़ाई बन चुकी थी। और इस पूरे आंदोलन की जो जान थी वो था महात्मा गांधी का वो ऐतिहासिक और फौरी कार्रवाई का आह्वान, करो या मरो। गांधी जी का संदेश एकदम साफ था, अब थोड़े बहुत समझौते या इंतजार करने का समय खत्म हो चुका है। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान की बाजी लगा देंगे। आंदोलन शुरू होते ही अगली सुबह यानी 9 अगस्त को अंग्रेजों ने हमारे सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या आंदोलन रुका? बिल्कुल नहीं। पूरे देश में एक ऐसा जबरदस्त स्वतःस्फूर्त विद्रोह भड़क उठा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हजारों लोगों ने सीने पर गोलियां खाईं, संचार साधन काट दिए गए, रेल मार्ग ठप कर दिए गए।
अंग्रेजों ने भले ही इसे बहुत क्रूरता से दबाने की कोशिश की, लेकिन इस विशाल जन विद्रोह ने उन्हें ये तो साफ बता दिया कि अब भारत पर लंबे समय तक राज करना उनके बस की बात नहीं रही। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, क्या अंग्रेजों ने 1793 में उन कठोर भू राजस्व नीतियों को लागू करते ही खुद अपने पतन की पटकथा नहीं लिख दी थी? क्योंकि आखिरकार जिन किसानों को उन्होंने सबसे ज्यादा लूटा और गरीब बनाया, उन्हीं की अटूट और संगठित जनभागीदारी ने दुनिया के इस सबसे बड़े साम्राज्य की नींव को उखाड़ फेंका। ये विश्लेषण हमें सिखाता है कि आर्थिक अन्याय अंततः एक ऐसे जन जागरण को जन्म देता है जिसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हमारे साथ इस ऐतिहासिक चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।